नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में। जो बर्नौली थ्योरम है इसको आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, यानी कि जिसके अंदर टोटल जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो कांस्टेंट रहता है। तो वो चीज जो है यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे। तो ये जो थ्योरम है ये कहती क्या है, इट स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जो कि हमने देखा था कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, दूसरा इस तरह से मान लीजिए काफी पार्टिकल हैं और यहां से मान लीजिए इस पॉइंट से गुजर रही हैं, तो हर एक पार्टिकल जो है इसी के पीछे का पाथ फॉलो करेगा, सेम वेलोसिटी के साथ, सेम डायरेक्शन के साथ। तो वो चीज जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, तो इट स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो कि ये हमने देखा ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल जो लिक्विड है ये होता क्या है? जो आइडियल लिक्विड होता है हमारा वो एक तरह का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं? ये इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस आप इसको बोल सकते हैं, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। जो इसके लेयर्स जो पानी की चलती हैं या लिक्विड की चलती हैं तो वो उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। और उसके बाद ई रोटेशनल भी आप इसको बोलते हैं। जो ई रोटेशनल ये क्या क्या मतलब है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है किसी भी पार्टिकल का, अबाउट सेंटर ऑफ मास वो खुद जो है रोटेट नहीं करेगा। तो वो चीज ई रोटेशनल हो गई कि अबाउट सेंटर ऑफ मास वो रोटेट नहीं करेगा अपने, अगर इंडिविजुअली पार्टिकल की बात करें तो ई रोटेशनल हो गया, नॉन विस्कस हो गया और इनकम्प्रेसिबल। तो इस तरह का आइडियल लिक्विड की बात करेंगे। तो आइडियल लिक्विड हमने लिया जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, अब यहां पे ध्यान देना है, टोटल एनर्जी जो है पर यूनिट मास हमने ली है, जो कि हम प्रेशर एनर्जी हमने निकाली थी पर यूनिट मास, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। तो पर यूनिट मास की बात की गई है। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी जो हमने बात की, यानी कि जो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। अब मान लीजिए कोई आप इस तरह की कोई ट्यूब ले लीजिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बोल रहा है वो, एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो, जो कि यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस तरह से हम दिखा देते हैं कि लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है। एक एंड मान लेते हैं ए है और एक एंड हम बी मान लेते हैं। अब ए एंड के ऊपर अगर हम माने जो प्रेशर है हमारा वो P1 है, इसी तरह से बी एंड के ऊपर हम माने प्रेशर जो है हमारा P2 है। A1 जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एंड ए है, इस ए एंड पर जो हमारा A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A2 कहां पर है? एंड बी के पास है। अब H1 हम मान लेते हैं मीन हाइट ऑफ सेक्शन A फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि हम एक जो है ग्राउंड लाइन लगा लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपने एक ग्राउंड लाइन लगा ली और यहां से इसका एक्सिस आप ले लीजिए सेंटर, और यहां तक ये जो है ये हम मान लेंगे कि ये H1 है। मीन हाइट ऑफ सेक्शन A फ्रॉम ग्राउंड, ये हमने ग्राउंड मान लिया। तो यहां से यहां तक की हाइट H1 है। इसी तरह से अगर हम यहां तक की देखें तो यहां तक की जो हाइट है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी H2। तो H2 हो गई हमारी मीन हाइट ऑफ सेक्शन B फ्रॉम द ग्राउंड। तो H1 और H2 हमने मीन हाइट फ्रॉम ग्राउंड ले लिया। उसके बाद जो V1 है वो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड है फ्लो एट ए, यानी कि जो फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा है तो यहां से जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो V1 है। इसी तरह से जो V2 है हमारी नॉर्मल वेलोसिटी जो है ऑफ द लिक्विड फ्लो एट B है। तो यहां पर यानी कि जो B से आउट हो रही है तो यहां पे ये जो क्या है ये V2 है। तो V1 V2 हो गया हमारे पास। उसके बाद जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। रो यानी कि ये जो आइडियल फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, आइडियल लिक्विड, उसकी डेंसिटी हमने रो ले ली। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं इसके अंदर हमें ये याद रखनी है। अब देखिए एक और चीज इसके अंदर हमें देखनी है, यहां से अब देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस तरह का है, यहां ज्यादा है, यानी कि A1 जो है अगर हम यहाँ पे देखें वो ग्रेटर देन है A2 से। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इससे बड़ा है, जो बी एंड पे है ये A2 है, और यहाँ पे ये क्या है A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो A1 जो है बड़ा है A2 से। इसी तरह से अब यहां से अगर लिक्विड जो जा रहा है तो ये इसको थोड़ा ऊपर ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है यानी कि जो P1 एट A है वो P2 से बड़ा होगा, तभी तो ये जो लिक्विड है यहां से ट्रेवल करेगा और आगे जाएगा।
A1 ग्रेटर देन A2 है, P1 ग्रेटर देन P2 है, यानी कि प्रेशर एट एंड A जो है वो ज्यादा है, तभी तो वो उसको पुश करेगा और आगे की तरफ वो जाएगा, वो इस तरह की पाथ पे वो जाएगा, यानी कि P1 ग्रेटर देन P2 है। और इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगी, वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी V2 के पास। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो V2 है वो ग्रेटर देन है V1। तो ये जो चीज है ये हमें ध्यान देनी है, ध्यान से इसको चूज करना है कि क्या चीज यहाँ पे बड़ी है और क्या चीज यहाँ पर छोटी है। तो इस तरह से पहले तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे इस फिगर के थ्रू, और ये सारी चीजें हमने देख ली। अब मान लेते हैं कि जो मास m है इस लिक्विड का, जो कि लिक्विड क्रॉस कर रहा है पर सेकंड, यानी कि कोई भी सेक्शन आप ले लें, इस ट्यूब के अंदर कोई भी सेक्शन ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, कोई भी सेक्शन ले लें इस ट्यूब का, तो लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब, किसी भी सेक्शन से जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मास क्या होगा वो किसके बराबर होता है। अब रो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर मास की बात करें यहां से तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारी डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारा मास का क्या मतलब है कि वो डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या थी हमारी, A1 V1 रो। अब डेंसिटी तो जो आइडियल फ्लूइड की सेम ही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 V2 रो, और ये किसके बराबर है, मास के बराबर है। जैसे कि हमने बात की कि इसको जो है हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमने निकाला था। तो A1 V1 रो जो है इक्वल टू A2 V2 रो मास के बराबर है। अब हम क्या करें, इसको हर तरफ हर एक को रो से डिवाइड कर दें, यानी कि डेंसिटी से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा A1 V1, यहाँ पे ये क्या रह जाएगा A2 V2, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा m बाय रो आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारे पास। और m बाय रो को आप क्या लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर आप m बाय रो निकालें तो ये किसके बराबर है, v के, यानी कि वॉल्यूम के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं v के बराबर। तो यहाँ तक आपका क्लियर है सब कुछ। अब हमें निकालना है कि जो फोर्स लगी है लिक्विड पर, अब यहाँ पे एक एंड A है, दूसरा एंड हमारे पास B है। अगर हम फोर्स को निकालें एट एंड A पर निकालें, या एट सेक्शन A आप कह लीजिए कि इस सेक्शन पर अगर हम निकालें, तो फोर्स क्या होती है हमारी, फोर्स होती है प्रेशर इनटू जो एरिया होगा। तो A पर कितना प्रेशर है P1, और एरिया कितना है यहाँ A1, तो A के ऊपर हम निकाल लेंगे जो फोर्स लगी है P1 A1। इसी तरह से ये तो हमने A के ऊपर निकाली, A एंड के ऊपर। अगर आप B एंड के ऊपर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी P2 A2, क्योंकि यहाँ प्रेशर P2 है और एरिया जो है A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो हमने ये फोर्स निकाल ली। अब हम निकालेंगे वर्क डन पर सेकंड। ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं वर्क डन पर सेकंड, ये चीज हमें निकालनी है। वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारा वर्क डन है, बाय वर्क डन तो हो गया पर सेकंड। अब पर सेकंड भी हमें लेना है, यानी कि टाइम लेना है। अगर हम डिस्टेंस बाय टाइम को देखें तो वो क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आप इसको जो है वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम A के लिए देखें, ये B के लिए है और ये A के लिए है, तो P1 A1 है, तो फोर्स की वैल्यू आप P1 A1 पुट कर दीजिए। डिस्टेंस बाय टाइम को आप वेलोसिटी पुट कर सकते हैं, यानी कि V1 पुट कर सकते हैं। और A1 V1 किसके बराबर है, यहाँ पे A1 V1 जो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 V लिख सकते हैं। ये समझ आया कि हमने A1 V1 को V लिख दिया, या सीधा हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो आप क्या करते हैं, जब हमने एनर्जी की बात की थी, एनर्जी को हम जो यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर देते हैं, वही चीज है। या तो आप इस तरह से इसको सोल्व करें, या याद रखें कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम करते हैं जब हम, तो हमें एनर्जी मिलती है एक तरह की। तो वर्क डन पर सेकंड, तो फोर्स इनटू वर्क डन डिस्टेंस पर सेकंड यानी कि टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम को आप लिखेंगे वेलोसिटी। तो A1 V1 को P1 V लिख देंगे आप, यानी कि ये V के बराबर है, इस तरह से लिख देंगे। तो ये याद करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको। दूसरा,
अब ये तो वर्क डन पर सेकंड आपने कहां पर निकाला, ए के लिए निकाला। वर्क डन पर सेकंड एट बी पर अब क्या हो जाएगा, ये सेम यही होगा जो वर्क डन पर सेकंड है बी के लिए अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा इसी तरह से, यहाँ P2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, P2V आ जाएगा। यहाँ P1V आ गया और यहाँ पे P2V आ गया, क्योंकि A2V2 भी V के बराबर है, A1V1 भी V के बराबर है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे P2V आ गया। अब अगर हम वर्क डन पर सेकंड निकालें इस लिक्विड का, जो हमारा ये लिक्विड फ्लो कर रहा है बाय द प्रेशर एनर्जी, यानी कि जो प्रेशर एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन किया गया है, जो हमारा लिक्विड जिसके कारण से ये मूव कर रहा है ए सेक्शन से बी तक, तो वो क्या होगा टोटल अगर हम वर्क डन देखें तो प्रेशर कौन सा ज्यादा है, प्रेशर तो ये ज्यादा है यहाँ पे P1 और ये प्रेशर कम है, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रेशर P1 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें क्या मिलेगा, ये P1V माइनस P2V मिलेगा। तो P1V माइनस P2V ये हमारा क्या आ जाएगा, जो P1V है माइनस P2V है, ये है वर्क डन पर सेकंड इस लिक्विड के ऊपर जो किया गया है प्रेशर एनर्जी के द्वारा कि इसको मूव करवाने के लिए, तो यही तो वर्क डन होगा P1V माइनस P2V, क्योंकि P1 जो है बड़ा है, वॉल्यूम सेम है, तो यानी कि V जो है। इसी तरह से P2V जो है, P2 छोटा है, तो P1V माइनस P2V यहाँ पर आ जाएगा। अब जो मास है M, जो लिक्विड का ये फ्लो कर रहा है इसके अंदर से A से B की तरफ ये जा रहा है, जैसे कि हमने देखा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो वो हमें निकालनी है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि बर्नौली थ्योरम के अंदर सारी जो एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई और काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो जो है हमारी कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि इनका सम जो है कांस्टेंट रहेगा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, प्रेशर एनर्जी तो हमने ये निकाल ली। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, अब यहां से यहां तक जो था H1 था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस H2 था, ग्राउंड से ऊपर तक का। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, इसी तरह से जैसे हमने निकाली प्रेशर एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgH2 माइनस mgH1, क्योंकि H2 यहाँ पे बड़ा है, ग्राउंड से ऊपर तक की हाइट जो थी, मान लीजिए वो हम एक बार दोबारा से बना लेते हैं, ये जो हाइट थी ये ज्यादा थी ग्राउंड से, ये H2 थी, ये H2 थी, और यहां से यहां तक जो थी ये जो हाइट थी ये कितनी थी, ये H1 थी। तो H2 माइनस H1 ही होगा, तो mg ये सेम है मास इनटू जो ग्रेविटी है, H2 माइनस H1 हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें, जो काइनेटिक एनर्जी है पर सेकंड की बात कर रहे हैं सबके अंदर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ A to B, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें क्या ये सही होगा, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे v2 बड़ा है, यहाँ वेलोसिटी जो है यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी ज्यादा है, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर देखें, जो वर्क डन है लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एनर्जी के कारण, यानी कि P1V माइनस P2V, ये प्रेशर एनर्जी जो है इसके कारण जो है हमारा वो क्या होगा, वो इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम PR लिख लेते हैं, प्रेशर एनर्जी है, तो जो ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा हमारा जो वर्क डन पर सेकंड है, जो कि प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया गया है, ये जो किया गया है। तो चलिए इसको भी हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि जो हमारा P1V है माइनस P2V है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये तो है वर्क डन बाय द जो प्रेशर एनर्जी है। तो हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी mgH2 माइनस mgH1 ये आई थी, इसके प्लस में क्या आ जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी जो है इंक्रीज हुई थी, हाफ m v2 का स्क्वायर हाफ m v1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आप इसको जो 1-1 वाले हैं इन सबको जो है आप अलग कर लेंगे, यानी कि एक तरफ कर लेंगे और 2-2 वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1V आ जाएगा प्लस mgH1 आ जाएगा प्लस हाफ m v1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से
दूसरी तरफ जो है 2 वाले आ जाएंगे, mgH2 आ गया प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर आ गया। तो ये दूसरी तरफ आपके 2 पॉइंट वाले आ गए। अब यहां पर अगर हम देखें दोनों तरफ अगर हम मास से डिवाइड करें, क्योंकि हमें पर यूनिट मास की बात की थी इसकी डेफिनेशन के अंदर, याद हो आपकी, तो हम अगर इसको मास से डिवाइड करें चारों तरफ, यानी कि दोनों तरफ जो है मास से हम डिवाइड कर दें, तो सारी तरफ हम इसको मास से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो मास से हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे m से तो m कैंसिल हो गया, ये m से m कैंसिल हो गया, इसी तरह ये m से m कैंसिल हो गया और ये m से ये m कैंसिल हो गया। अब देखिए m बाय जो v है वो क्या होता है हमारा, वो रो होता है। रो हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो m बाय v है यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, p1 बाय रो लिख सकते हैं, यानी कि जो डेंसिटी है। और प्लस जो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा gh1 रह गया, प्लस यहाँ पे क्या रह गया, हाफ v1 स्क्वायर रह गया, इक्वल टू ये भी सेम आ जाएगा, p2 बाय रो आ गया, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे क्या आ गया, हाफ v2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी ये पर यूनिट मास की वैल्यू है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखें p बाय रो, सिंपल सी टर्म में लिखें gh प्लस हाफ v स्क्वायर, आप इसको कांस्टेंट के एक कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर देखा था a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर हम सीधी सी इक्वेशन बनाएं p बाय रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे जो p बाय रो है ये क्या है हमारा, p बाय रो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जो कि हम पहले एनर्जी देख चुके हैं लिक्विड की। और यहाँ पे gh क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और हाफ v स्क्वायर क्या है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है बर्नौली इक्वेशन का जो पूरा एक्सप्रेशन आता है। अभी और बाकी है ये। अब इसके अंदर देखिए जो प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट मास प्लस, अब यहाँ पे क्या है, एक तरह से प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। जैसे कि इसकी डेफिनेशन ने कहा था कि तीनों जो सम है एनर्जी का, यानी कि टोटल सम ऑफ एनर्जी का, वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो ये तीनों का जो है पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है पर यूनिट मास की। तो वो जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है आइडियल लिक्विड है, तो इन तीनों का सम जो है हमारा कांस्टेंट के बराबर आएगा। अब इसको अगर आप फर्दर इसको सोल्व करना चाहते हैं, फर्दर आप इसको और दोबारा रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यानी कि बर्नौली इक्वेशन को ही। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है रो से जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रो से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो यहाँ पे अगर रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा p आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो gh आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रो से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, सारी टर्म को दोनों तरफ, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब ये जो है एक दूसरी स्टेटमेंट देती है बर्नौली थ्योरम की, यानी कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है हमारा, जो कि आइडियल फ्लूइड का है, जो कि हमने यहाँ पर देखा, ये जो है सम होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या आया, जो हमने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी वो एक्सप्रेशन के अंदर हमने निकाला था। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी। जो पीछे हम एनर्जी ऑफ ए लिक्विड डिस्कस कर चुके हैं, वो टॉपिक जो आप जरूर देखिएगा, तो वहां पे ये सारे एक्सप्रेशन हमारे आए थे पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम के। तो इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है इन तीनों का सम जो है वो भी जो है हमारा कांस्टेंट के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे। अब आप इसको फर्दर से रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रो को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से आप अगर क्या करें, g से आप इसको डिवाइड कर दें। अब g से ग्रेविटी से डिवाइड कर दें इसी टर्म को, तो ये जो टर्म है ये क्या आ जाएगी हमारे पास, p बाई, ये वाली टर्म, सॉरी इस टर्म को नहीं, इस वाली टर्म को अगर आप g से डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ जाएगी p बाई रो g, क्योंकि आपने इसको g से डिवाइड किया है। और यहाँ पे सिर्फ h बच जाएगा क्योंकि g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा, हाफ v स्क्वायर बाई g आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे एक और जो है अनदर कांस्टेंट आप ले सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी आप बर्नौली इक्वेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे p बाई रो g है क्या, इसको हम प्रेशर हेड बोलेंगे, और ये जो है हमारा, इसी तरह से ये हो गया हमारा प्रेशर हेड, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल हेड हो गया,
और ये हो गया वेलोसिटी हेड। तो प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड, इन तीनों का अगर हम सम लें तो वो भी जो है हमारे कांस्टेंट के बराबर होगा। फ्लो की बात कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है आइडियल लिक्विड का। तो इस तरह से भी आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, और भी आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये सारी जो है बर्नौली थ्योरम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की ट्यूब ना लें जैसे कि ये है, आप एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लें, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लें और ये जो है इस तरह से मान लीजिए बिल्कुल यहां से फ्लो कर रहा है, तो इसमें H1 H2 तो कुछ है ही नहीं। तो जो हमारा जो H है, एक तरह से अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब की बात करें तो वो तो है ही नहीं हमारे पास। वहां पे जो H है वो 0 हो जाता है, और हमारा ये क्या आ जाएगा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इसको हम लेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे तो P प्लस H हमारा 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गई, हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। यानी कि H अगर आप 0 लेते हैं तो अगर आप लिक्विड जो फ्लो करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब से, तो जो दोनों एंड हैं ट्यूब के वो सेम लेवल पर होंगे, तो इसलिए कोई भी ग्रेविटेशनल हेड तो होगा ही नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर भी बात की, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल हेड होगा ही नहीं कोई, H 0 होगा। तो यहाँ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर हमारा इक्वल टू ए कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि इस तरह से भी आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ढेरों जो हैं यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन से आप ढेरों चीजें समझ सकते हैं। और ये था हमारा, अगर डिस्कस किया हमने जो बर्नौली थ्योरम के बारे में, इसकी स्टेटमेंट हमने देखी, इसके एक्सप्रेशन को देखा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।